नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, तेजस्वी यादव अब बिहार में इंडिया गठबंधन के सीएम कैंडिडेट होंगे, इस बात में कहीं कोई डाउट नहीं है। पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि पता नहीं कांग्रेस का रुख क्या होगा, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी पटना पहुंचने के तत्काल बाद मौर्या होटल में तेजस्वी यादव से मिले कि जो तेजस्वी यादव पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल का फायदा लेते हुए सत्ता के बेहद करीब पहुंच गए थे और जितनी कम अंतर से तेजस्वी यादव ने सत्ता को गंवाया था, क्या उस अंतर को अब पाट देंगे? 5 सालों में गंगा से लेकर गंडक और कोसी, बागमती, सोन सब में बहुत पानी बह चुका। और यह बात भी सही है कि जो नीतीश कुमार 2005-10 में थे वो नीतीश कुमार न तो 2015 में थे, न 2020 में थे और न ही 2025 में है। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ 2020 में भी थी, और अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ 15 में लड़े होते तो शायद 15 में भी इस एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखता। लेकिन बिहार का चुनाव एंटी इनकम्बेंसी जो मुद्दों के आधार पर होती है, यदि उस आधार पर चुनाव होता है तो क्या नतीजा होगा। और बिहार की जो चिर परिचित राजनीति, जातीय समीकरणों की राजनीति, मंडल का बंडल बांधने और खोलने की राजनीति, इस पर जाती है तो क्या नतीजा होगा, यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि 2020 में तेजस्वी यादव सत्ता के करीब कैसे पहुंच गए थे और 2020 के उसी चुनाव में सत्ता के करीब पहुंचकर तेजस्वी यादव फिसल कैसे गए थे। अब जरा देखते हैं कि हुआ क्या था। तो 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार की 243 सीटों में से 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी थी और बची हुई 29 सीटें वाम दलों को दी थी। 144, 70 और 29, कुल जोड़ 243। अब देखिए प्रदर्शन किस तरह से रहा। राष्ट्रीय जनता दल तकरीबन 52% के स्ट्राइक रेट के साथ बिहार में 144 में से 75 सीटें जीतने में कामयाब रहा। वाम दल 29 सीटों में से तकरीबन 57% के स्ट्राइक रेट के साथ 16 सीटें जीतने में कामयाब रहे। 75 और 16 91। और कांग्रेस पार्टी जिसका स्ट्राइक रेट पिछले चुनाव में निराशाजनक रहा था, वो 70 में से लगभग 27% की स्ट्राइक रेट के साथ केवल 19 सीटें जीतने में कामयाब रही। अब कांग्रेस पार्टी की बातें लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2020 के बाद काफी बेहतर प्रदर्शन भी किया है। लोकसभा में भी 44 और 52 के आंकड़े से ऊपर पहुंच के वो 99 तक पहुंच गई है। और अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा में कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी लाई होती या बिहार में भी लोकसभा में टिकट बंटवारा अगर सही ढंग से किया होता तो कांग्रेस पार्टी 125 लोकसभा सीटों तक पहुंच रही थी। और कांग्रेस के 125 पहुंचने का मतलब था कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। नरेंद्र मोदी छोड़िए, नितिन गडकरी के चेहरे पर या राजनाथ सिंह के चेहरे पर भी नहीं बनती। खैर, वो बीती बात हो गई। उसी तरह से बीती बात जैसे 122 के बहुमत के मैजिक फिगर से केवल 12 पायदान पीछे 2020 में तेजस्वी यादव छूट गए थे। तो ये बात हुई बिहार की अंक गणित की, और उस अंक गणित में तेजस्वी यादव कैसे पिछड़ गए थे। अब बात करते हैं कि तेजस्वी यादव उस अंक गणित तक पहुंच कैसे गए थे जहां से सत्ता उनके सामने दिखाई दे रही थी। तो बिहार की राजनीति में एक सेट पैटर्न है, इसे समझना होगा। सेट पैटर्न यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के आधार वोटरों के अलावा राष्ट्रीय जनता दल अपने वोट बैंक में इजाफा करने में तब से नाकाम साबित हो रहा है जब से नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद 2006-07 में अति पिछड़ों को स्थानीय स्तर पर पंचायत इलेक्शन में और लोकल बॉडी के इलेक्शन में राजनीतिक ताकत प्रदान की। वो ताकत जो कर्पूरी ठाकुर ने सरकारी नौकरियों में प्रदान की थी, वही ताकत, आरक्षण वाली ताकत अति पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में, वो पंचायत और लोकल बॉडी के इलेक्शन में, अर्बन लोकल बॉडी हो या रूरल हो, दोनों में प्रदान कर दी। उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल अपने समीकरणों को आगे ले जाने में लगातार विफल होता रहा।
लेकिन इस विफलता के दौर में भी राष्ट्रीय जनता दल के पास एक फिक्स वोट बैंक रहा, और वो फिक्स वोट बैंक है MY समीकरण के जो 32% वोट है उसमें 22-23%, यानी लगभग 2/3 वोट राष्ट्रीय जनता दल के पास रहे, और 30% के आंकड़े तक वो पहुंच जाती है जिस सीट पर जिस बिरादरी के कैंडिडेट को, यानी MY के दायरे से बाहर अलग अलग बिरादरी के कैंडिडेट को जो टिकट देती है उनके वोटों को जोड़कर वो 30% के आंकड़े तक पहुंच जाती है। गठबंधन के व्यापक स्वरूप को देखें तो 30%, यदि 40 सीटों पर इंडिया अलायंस के वोटों को देखें उस हिसाब से 30%। राजद के खाते में ही हम जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इंडिया अलायंस के दूसरे दलों को भी जो वोट मिलता है, या पहले जो महागठबंधन कहते थे उसके दूसरे दलों को भी जो वोट मिलता है, वो राजद के कोटे का वोट, उसमें अधिकांश वोट होता है। लेकिन तेजस्वी यादव वहां तक जो पहुंचे थे उसमें बड़ा योगदान था चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का। दोनों अलग चुनाव लड़ रहे थे क्योंकि दोनों बिहार के किसी दो गठबंधन में एडजस्ट नहीं हो पाए थे। उपेंद्र कुशवाहा अपनी कोशिशों के बावजूद किसी गठबंधन में एडजस्ट नहीं हो पाए, और चिराग पासवान एक एजेंडे के तहत कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना है, नरेंद्र मोदी का स्वघोषित हनुमान बनकर बिहार में जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर खासतौर पर टारगेटेड तरीके से, लक्षित तरीके से चुनाव लड़ रहे थे कि जेडीयू को हराना है, और अंदर खाने बीजेपी के कैडर का सहयोग भी उन्हें मिल रहा था। इस बात की पुष्टि स्थानीय स्तर पर भी लोग करते हैं। अब देखते हैं कि इनका फायदा कितना मिला उन्हें, चिराग पासवान का फायदा कैसे मिला। तो चिराग पासवान के पास बिहार में 5.5% उनकी बिरादरी का वोट है, जो उनके इशारे पर कहीं शिफ्ट हो जाता है और वो अलग रहते हैं तो उनके कैंडिडेट के साथ चला जाता है। और जिस कम्युनिटी को, खासकर जनरल कैटेगरी या डोमिनेंट ओबीसी में जिसे वो टिकट देते हैं, उनकी बिरादरी ये सोचकर चिराग पासवान के कोर वोटर यानी पासवान वोटरों के साथ क्लब होती है कि शायद अल्पसंख्यक वोटर या दूसरे महादलित वोटर इधर मूव कर जाए तो एक ट्रायंगुलर फाइट में विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है, जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने लंबे समय तक अपने पक्ष में बना रखा था। यह अलग बात है कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी की तरह एक मिशन आधारित पार्टी नहीं है, वो कांसीराम की मिशन आधारित पार्टी थी। वहां कोई ठेकेदारों की पार्टी नहीं थी जहां रेलवे के ठेकेदार या किसी और पेशे में जुड़े हुए ठेकेदार पार्टी में नेता बन के आ जाए। चिराग पासवान के साथ वोट तो आ जाते हैं 4-5%, सीटों में कन्वर्जन नहीं हो पाया। अब सीटों में कन्वर्जन नहीं हो पाया, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को 30-32 सीटों पर नुकसान पहुंचा दिया। तकरीबन 32 सीटें बताई जाती है कि नुकसान पहुंचा दिया। 12-13 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने, जो MIM के साथ अलायंस कर चुनाव लड़ रही थी, उसने भले ही MIM के वोट हासिल नहीं किए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की बिरादरी जो लौकुश समीकरण का एक अभिन्न हिस्सा मानी जाती है, उस वोटों को अपने पाले में लाकर उसने नुकसान पहुंचा दिया। तो कुल जमा 45 से 50 सीटों का जो जेडीयू को नुकसान हुआ, उसमें जनता दल यूनाइटेड जो 85 से 90 के बीच जा रही थी, वो 85 से 90 के बीच न जाकर 43 पर सिमट गई, आधे पर रह गई। अब उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, उस प्रदर्शन से जो 40-45 सीटें बढ़ी, उसमें 5-7 सीटें लेफ्ट और कांग्रेस को कहीं कहीं फायदा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर तकरीबन 40 सीटों का फायदा राष्ट्रीय जनता दल को, 38 से 40 सीटों का फायदा राष्ट्रीय जनता दल को दिखा। और उस फायदे ने तेजस्वी यादव की पार्टी को, जो 35 से 40 के बीच सिमट सकती थी अच्छे खासी संख्या में वोट लाने के बावजूद, वो वहां तक पहुंच गई। और जब चिराग मॉडल हुआ तब याद रखिए एक नैरेटिव भी बिहार में चल रहा था, पढ़ाई, दवाई और कमाई। तेजस्वी यादव के इस नारे ने जमीन पर काम किया था, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और पहले फेज के चुनाव में उसका जबरदस्त असर दिखा, लेकिन पहले फेज का चुनाव खत्म होते होते तेजस्वी यादव ने एक बाबू साहब वाला बयान दिया। वो बाबू साहब वाला बयान सेकेंड फेज और थर्ड फेज तक आते आते वो तेजस्वी यादव का जो ग्लैमर, इंडिया अलायंस का जो ग्लैमर, चिराग मॉडल का जो असर पहले चरण की 71 सीटों के चुनाव में दिखा था, वो बाद के चरण की 162 सीटों के चुनाव में उत्तरोत्तर रूप से कम होता चला गया। अब सवाल यह उठता है कि इस बार तो चिराग पासवान एनडीए के फोल्ड में है, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मरता क्या न करता वाली है, क्योंकि उसे दर्जन भर नीतीश कुमार के सांसदों का समर्थन भी दिल्ली में चाहिए।
और जब ये समर्थन दिल्ली में उसे जरूरत है तो चिराग मॉडल का इस्तेमाल करने की तो वो सोच भी नहीं सकती। और जब वो चिराग मॉडल का इस्तेमाल करने की नहीं सोच सकती तो चिराग पासवान को एनडीए में बीजेपी को अपने कोटे से एडजस्ट करना होगा, ये बात भी पक्की है। वो नीतीश कुमार एडजस्ट नहीं करेंगे, बीजेपी ही एडजस्ट करेगी, ये बात 100% पक्की है। उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ही एडजस्ट करेगी, ये बात भी 100% पक्की है। 2 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव में जेडीयू ने 1 सीट भी नहीं ली, एक भाजपा ने ली और एक उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट किया। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को जहां एडजस्ट करना था वहां जगह दे दी, अब वो जगह देने की स्थिति में नहीं है। रही बात जीतन राम मांझी की, तो उनके बारे में नीतीश कुमार की राय क्या है, इस बात को सभी जानते हैं कि विधानसभा के अंदर उन्होंने क्या कहा था कि ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। हम सभी पत्रकार इस बात को जानते हैं कि वो नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन अब वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना, तो स्वाभाविक है कि दोबारा ऐसी मूर्खता तो वो नहीं करेंगे कि जीतन राम मांझी की पार्टी को अपने कोटे से सीट दे। नीतीश कुमार समझदार पॉलिटिशियन माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने खुद के लिए मूर्खता शब्द का इस्तेमाल किया था, इसलिए उन्हीं की बातों को कोट अनकोट में आपको बता रहा हूं। तो जो भी अलायंस पार्टनर है उसको बीजेपी को अपने कोटे में एडजस्ट करना है। राष्ट्रीय जनता दल को कांग्रेस पार्टी ने जो सपोर्ट किया, राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर बिहार में पहुंचे और जिन मुद्दों के आधार पर बिहार के चुनाव को लेकर के अब बिसात आगे बिछेगी, क्योंकि याद रखिए 8 फरवरी के बाद अगर किसी राज्य में मध्यावधि चुनाव नहीं हुए तो 2025 में सिर्फ एक बड़ा राज्य का चुनाव है, वो है बिहार। सबकी नजर बिहार पर होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बिहार एक फाइनल फ्रंटियर की तरह है, इकलौता हिंदी भाषी राज्य जहां वो मुख्यमंत्री नहीं बना सकी, लेकिन जो दिल्ली में 400 पार के नारे की भद पिटी और नीतीश कुमार अपरिहार्य हो गए, उसमें अपना मुख्यमंत्री की अभी सोच भी नहीं सकती। और इन दोनों के बीच में तेजस्वी यादव को रास्ता निकालना है। तो रास्ता निकालने के लिए राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए संविधान बचाओ के नैरेटिव के साथ अति पिछड़ा और दलित वर्ग खासकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से दूर ले जाने का काम किया, क्या वो काम राहुल गांधी बिहार में कर पाएंगे? एक चुनौती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा के पास थी और अगड़े वर्ग से, सामान्य कैटेगरी से आने वाले नेता के पास थी, यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री और वो भी अगड़े वर्ग से। उसके बाद वहां ये नैरेटिव चलाना बिहार की तुलना में ज्यादा आसान था। बिहार में न तो बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का पद है और न ही अगड़े वर्ग का कोई नेता मुख्यमंत्री है। ये एक बड़ी चुनौती है कि राहुल गांधी का नैरेटिव भारत जोड़ो यात्रा के बाद और अंबेडकर के मुद्दे को अब अमित शाह के बयान के बाद यह मुद्दा कैसे बिहार में काम करेगा, इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ, पॉलिटिकल डिविडेंड को मैक्सिमाइज करने यानी अधिकतम लाभ उठाने की परिस्थिति कैसे बनेगी, वो भी नीतीश कुमार के रहते। ये एक चुनौती है तेजस्वी यादव के सामने। और अगर इस चुनौती से तेजस्वी यादव ने पार पा लिया, अगर अति पिछड़ा, महादलित और दूसरे पिछड़े वर्गों में तेजस्वी यादव ने सेंध लगा दी, तो तय मानिए जेडीयू की सीटों पर जो अल्पसंख्यक अभी झुके हुए दिख रहे हैं, खासकर पसमानदा और महिला अल्पसंख्यक वोटर यादव के पक्ष में कुछ हद तक जो झुके हुए दिख रहे हैं, वो भी वापसी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, तेजस्वी यादव के लिए राहुल गांधी मार्गदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई तेजस्वी यादव को लड़नी है। माई समीकरण से आगे बढ़कर जो माई बाप की बात लोकसभा में की थी, विधानसभा में बिना किसी चिराग मॉडल, बिना किसी उपेंद्र कुशवाहा मॉडल की उपस्थिति में वो लड़ाई तेजस्वी यादव को लड़ने के लिए 2 पैरामीटर का ध्यान रखना होगा। वही पैरामीटर जो अखिलेश यादव ने अपनाए थे। क्या अपनाया था अखिलेश यादव ने? याद रखिए, उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के बीच भी यादव समुदाय सबसे बड़ा समुदाय है, लेकिन अपने परिवार के लोगों के सिवा 80 सीटों की बात करें तो किसी एक यादव कैंडिडेट को अखिलेश यादव ने चुनाव में नहीं उतारा। विधानसभा चुनाव में वो नहीं हो सकता कि लालू यादव या तेजस्वी यादव अब किसी को चुनाव में ना उतारे, अपने परिवार के सिवा किसी यादव को, यह संभव ही नहीं है। लेकिन उन्हें गैर यादव पिछड़े वर्ग के लोगों को, महादलित वर्ग के लोगों को, अति पिछड़े वर्ग के लोगों का समायोजन रणनीतिक रूप से एक बेहतर सामंजस्य के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ करना होगा।
और कांग्रेस पार्टी को भाजपा वाली सीटों पर, जहां सवर्णों का वोट भी कांग्रेस खींच सकती है, जहां अल्पसंख्यकों का वोट भी एक तरफा खींच सकती है, सवर्णों के बीच की जातीय प्रतिद्वंदिता का फायदा भी उठा सकती है, उस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए सीट देनी होगी। पिछली बार जो तेजस्वी यादव से गलतियां हुई थी या राजद की तरफ से गलतियां हुई थी, आखिरी दौरे में एक एक कर सीटें दी जा रही थी, नॉमिनेशन में 2 दिन बचा हुआ है, तब पता चल रहा था कि अमुक सीट कांग्रेस को चली गई। ये सब जो परिस्थितियां बनी थी, उन परिस्थितियों से बचते हुए गठबंधन की बिसात शुरू में तय कर लेना, कैंडिडेट का पत्ता एनडीए के कैंडिडेट को देखने के बाद खोलना, ये सारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि बिहार में इलेक्शन पूरी तरह से ओपन है या क्लोज है। याद रखिए, नीतीश कुमार को लंबी चढ़ाई चढ़नी होती है, वो 4 चुनाव से चढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका अपना सामुदायिक वोट 2.5-3% के आसपास है। तेजस्वी यादव के पास कोर वोट बैंक 32% का है, तो 32% वाले को 42% तक कैसे पहुंचना है, यह उतना मुश्किल नहीं है जितना 2.5-3% वाले को अपने गठबंधन के साथ 42% तक कैसे पहुंचना है, उसमें जो मशक्कत करनी पड़ती है। यानी राष्ट्रीय जनता दल के बारे में 90 से 2005 के शासनकाल को लेकर जिस प्रकार की धारणा बनी हुई है, उस धारणा को अगड़े वर्गों में नहीं, पिछड़े दलित और महादलितों में तोड़ना होगा। अगड़े वर्ग के लोग तो आज जो उनकी स्थिति है, आप जानते हैं कि उनकी बिरादरी को किसी सीट से, किसी अलायंस से टिकट मिल जाए, उनकी बिरादरी उनके साथ हो जाती है। यह तो बिहार की राजनीति का रटा रटाया फॉर्मूला है। असल जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कम है, जो बिरादरी के तौर पर नहीं, समूह के तौर पर हर तरह की सांप्रदायिक और जातीय आक्रामकता से बचते हुए बीच के रास्ते पर वोटिंग कर रहे हैं, उनको बीच के रास्ते से विचलन की स्थिति में लाकर अपने साथ खड़ा करना, यह तेजस्वी यादव की बड़ी चुनौती है, और पिछली बार की कमी को इसी चुनौती के साथ वो पूरा कर सकते हैं। बाकी राहुल गांधी ने अपनी तरफ से फाइनल पंच दे दिया है। अब उसके बाद अब पिच पर चौके छक्के लगाने की बारी तेजस्वी यादव की है। क्रिकेटर भी हो रहे हैं, उम्मीद है कि क्रिकेट के खेल को समझते हैं। वनडे और 2020 से ज्यादा विधानसभा चुनाव एक टेस्ट मैच है, और टेस्ट मैच के तरीके से इसको खेलने की कोशिश में तेजस्वी यादव पिछली बार की कसर की भरपाई कर सकते हैं। लालू यादव के बराबर अधिकार उन्हें राष्ट्रीय जनता दल ने दे दिए, और उम्मीद है कि टिकट वितरण में अब लालू यादव से ज्यादा तेजस्वी यादव की चलेगी। तो देखिए, सियासत है, आखिरी दौर में बिछी हुई बिसात उलट जाती है, लेकिन उल्टी पड़ी बिसात भी सीधी हो जाती है। देखते जाइए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।